हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, पहली न्यूज़ ये है कि क्या इज़राइल वॉर इन गाज़ा पुटिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन पेरिल। देखो, इज़राइल का जो गाज़ा में वॉर चल रहा है, इससे ग्लोबल ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ है। देखो, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इज़राइल गाज़ा में कंटिन्यूस वायलेंस चल रहा है। ठीक है, जिसमें अब तक 43 ज़्यादा से लोग मार दिए गए हैं, जो मोस्टली सिविलियंस हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक्शन लेने की अपील की है। तो की क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या इजराइल का ये वॉर ग्लोबल ऑर्डर को सीरियस थ्रेट बना रहा है। ये सवाल हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, देखो, ग्लोबल रिएक्शंस टू कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ग्लोबल पोलराइजेशन। देखो, पूरे दुनिया में आउटरीच देखा गया है, लेकिन जब यूक्रेन वॉर चल रहा था तब जिस लेवल का आउटरीच था वो गाज़ा के सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, अभी जो वॉर चल रहा है वो यूक्रेन से भी ज़्यादा है। ठीक है, यूएसए's रिएक्शन। देखो, यूएसए का रिएक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है। ठीक है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को फुल सपोर्ट दिया है अपने ही रेगुलेशंस को वॉयलेट करते हुए। ये पहली बार हो रहा है जहां यूएस अपने लॉज को इग्नोर कर रहा है और जो इसराइल को चाहिए वो अलाउ कर रहा है, करने दे रहा है। द यूएस एंड इसराइल रिलेशनशिप। देखो, यूएस ने इसराइल को अपना क्लोज एलाई बना रखा है, प्राइमरली स्ट्रैटेजिक और मोरल रीजंस के लिए। इसराइल को होलोकॉस्ट के बाद, देखो होलोकॉस्ट क्या होता है। देखो, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आउटरेज जब हुआ था, ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेजन किया था। ठीक है, हिटलर पोलैंड में इन्वेजन किया था और वहाँ पर ज्यूइस का मास किलिंग हो रहा था। ठीक है, तो इसराइल को ज्यूइस होमलैंड बनाया गया था। ओके, और यूएस ने इसको प्रोटेक्ट करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। इसराइल का इंपॉर्टेंस। देखो, इसराइल को एक डेमोक्रेसी और न्यूक्लियर पावर के रूप में प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसे ईरान जैसे पोटेंशियल न्यूक्लियर थ्रेट से बचाया जा सके। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट इशू। इसराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है, पर फिर भी उनके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स के वारंट्स इशू किए गए हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस को चैलेंज करता है। ठीक है, अब देखो, आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। देखो, आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं है, फिर भी वो वारंट इशू कर रहा है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, लीगल स्टैंड पॉइंट। देखो, इसराइल को वॉर क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आईसीसी का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। ये इशू आईसीसी के जुरिस्डिक्शन को भी रेस करता है कि आईसीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, ऐसी इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, पर कितने कंट्रीज उसको साइन किए हुए हैं। और भी कंट्रीज को साइन करना पड़ेगा ताकि एक एक ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है, इंडियाज पोजीशन ऑन आईसीसी। देखो, इंडिया ने आईसीसी को साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया ने सोचा कि नेशनल कोर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो देखो, आईसीसी के कुछ प्रोविजंस, जैसे टेररिज्म को पनिशेबल क्राइम के रूप में ना समझना। ठीक है, आईसीसी के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें वो टेररिज्म को पनिशेबल क्राइम समझते ही नहीं है, जो इंडिया के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इंडिया आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, इंडिया एंड आईसीसी वारंट्स। देखो, इंडिया का मानना है कि आईसीसी की क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस पे डाउट्स है। इसीलिए इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि उन्हें आईसीसी पर भरोसा नहीं है। ओके, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएनएससी वेटो सिस्टम। देखो, इसराइल और रशिया के केसेस में
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपीटेडली ब्लॉक हो रहे रेजोल्यूशंस ने ग्लोबल गवर्नेंस को चैलेंज किया है। इसराइल को यूएस ने अपने वेटो के थ्रू प्रोटेक्ट किया हुआ है और रशिया भी अपने इंटरेस्ट के लिए वेटो का यूज करता है। ठीक है, सॉरी, ओके। यूएनस इफेक्टिवनेस, देखो यूएनएससी का अब तक का रोल इफेक्टिव नहीं रहा है। ठीक है, 1945 में जो ग्लोबल सिनेरियो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपने रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल ही फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी चैलेंज कर रहा है, ये जो वॉर्स हो रहे हैं। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल सिस्टम्स, ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज ऑब्वियसली कर रहा है। देखो कंट्रीज अब अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और रियल पॉलिटिक का यूज़ कर रहे हैं। देखो ये टर्म है रियल पॉलिटिक। ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स एथिकल ग्राउंड्स में नहीं होता है, बिल्कुल ही करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, दिस इज रियल पॉलिटिक। ठीक है, कंट्रीज वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और रियल पॉलिटिक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशंस अब उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जब तक रियल पॉलिटिक का डोमिनेंस होता रहेगा, ग्लोबल सिस्टम्स का ब्रेकडाउन भी होता रहेगा। आज के टाइम में शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल इररिलेवेंट होता जा रहा है कि किसी भी सिग्निफिकेंट चेंज को एड्रेस नहीं कर पाता, किसी भी चेंज को एड्रेस नहीं कर पाता, सॉल्यूशन पर आ ही नहीं पा रहा है, वॉर रुकवा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर ही नहीं आ पा रहा है। ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में और वर्स हो सकता है। ठीक है, अगर कंट्रीज़ को समझना है कि एक फंक्शनिंग ग्लोबल ऑर्डर के लिए इफेक्टिव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है तो रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक ये ना हो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को अपहोल्ड करना मुश्किल होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ सीज फायर एंड अकाउंटेबिलिटी, देखो ट्रम्प के अगले टर्म में वॉर को रोकने की पॉसिबिलिटी है। अभी ट्रम्प आ गए यूएस में, तो देखो वॉर रुकता है या नहीं रुकता है, लेकिन पीस तभी आएगा जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम किया जाएगा, वरना ये वॉर तो दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का कोर इशू पैलेस्तीन की स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म पीस इम्पॉसिबल है। ठीक है, की टेक अवे देख लो क्या है। इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज किया है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रेलेवेंस और इफेक्टिवनेस का फ्यूचर अनसर्टेन है। ठीक है, वर्ल्ड को ज़्यादा कोलैबोरेशन और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि ग्लोबल नॉर्म्स और लॉज को प्रोटेक्ट किया जा सके और आज के ब्रोकन सिस्टम को ठीक किया जा सके। देखो सेकंड न्यूज़ है, अ 3 नेशन विजिट समिट डिप्लोमेसी की शुरुआत। ठीक है, तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुइना का विजिट समिट डिप्लोमेसी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है, ये ट्रिप सॉरी ये ट्रिप 3 अलग रीजन्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को कवर करता था। ठीक है, विजिट का मेन गोल G20 समिट में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन पीएम मोदी ने नाइजीरिया और गुइनिया में भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ठीक है, जो इस ट्रिप को और भी इम्पैक्टफुल बना गया। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ ये ट्रिप चला, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। ठीक है, पहला स्टॉप था नाइजीरिया। देखो नाइजीरिया को पहले स्टॉप के रूप में चूज किया गया। ठीक है, जो अफ्रीका का सबसे पॉपुलस और छठा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सॉरी, ये तो सिक्स्थ
आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज कि मैंने क्या लिख दिया भाई। ठीक है, पॉपुलस और छठा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। देखो नाइजीरिया का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, जिसे G20 समिट और ब्रिक्स में पार्टनर स्टेट बनने की इनविटेशन से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नाइजीरिया को G20 समिट और ब्रिक्स में पार्टनर स्टेट बनने की इनविटेशन मिली है। ठीक है, इसीलिए वी कैन से दैट नाइजीरिया का इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ठीक है, नाइजीरियन लीडरशिप ने इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को अप्रिशिएट किया है और पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया है। उन्हें एक टॉप नेशनल अवार्ड भी दिया गया है जिसमें उनकी लीडरशिप और इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस को बेहतर बनाने में उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया गया। ठीक है, बायलैटरल कोऑपरेशन पर डिस्कशंस हुई जिसमें ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी और टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की गई। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे नए एरियाज आइडेंटिफाई किए गए जहां दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज? एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ब्राज़ील में क्या हुआ? देखो पीएम मोदी का ये ट्रिप G20 समिट के लिए भी था जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 18-19 नवंबर को हुआ। G20 समिट ने ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव्स को अपने डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करने की कोशिश की। समिट में 3 की प्रायोरिटीज रखी गई। ठीक है, 3 की प्रायोरिटीज रखी गई समिट में। ठीक है, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म। ठीक है, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म। देखो सोशल इंक्लूजन के लिए ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च की गई। ठीक है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट फाइनेंस पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए एक रोड मैप अडॉप्ट किया गया है जिसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का प्लान था। ठीक है, समिट के दौरान पीएम मोदी ने कई इंटरनेशनल लीडर से मुलाकात की इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप और ग्लोबल साउथ के लीडर्स। देखो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से भी हुई। ठीक है, जिसमें इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर नेक्स्ट स्टेप पर बात की गई। ठीक है, ये दूसरा न्यूज़ है, वी विल रीड अबाउट इट। गुइनिया, ठीक है, जिनी गुइनिया। ओके, देखो पीएम मोदी का गुइनिया जाना एक स्ट्रैटेजिक मूव था। ठीक है, गुइनिया का पॉपुलेशन कम है, बस 1 मिलियन से भी कम, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि 40% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन से है यहाँ पर। ओके, और ये रीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इंडिया गुइनिया का के बीच एनर्जी, डिफेंस, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी के एरियाज़ में काफ़ी कॉपरेशन हो रहा है। और इस विजिट के दौरान 10 इम्पॉर्टेंट MOUs भी साइन किए गए हैं। ठीक है, पीएम मोदी ने कैरिबियन कम्युनिटी के लीडर के साथ भी बात की जिसमें 7 की पिलर्स ऑफ कॉपरेशन प्रपोज किया गया है। ठीक है, ये पिलर्स है एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्रिकेट और हेल्थ से रिलेटेड थे। ठीक है, क्रिकेट। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा है कि ये पिलर्स कैरिबियन रीजन के प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन समझते हैं। देखो पीएम मोदी का ये विजिट इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग को काफ़ी इन्हांस करता है क्योंकि लीडरशिप को इंटरनेशनल स्टेज पर और भी मजबूती मिलती है। ये विजिट इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को नया डायरेक्शन देता है और अब न्यू दिल्ली को इंश्योर करना होगा कि जो डिसीजंस अनाउंस किए गए हैं
उन्हें जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। देखो, गुनिया का प्रेसिडेंट इरफान अली ने पीएम मोदी को अ चैंपियन अमॉन्ग लीडर्स कहा है, जो अपने लीडरशिप में ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं और अपनी नेशन को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले जा रहे हैं। अगर इन डिसीजंस को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया गया तो ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस होगा। ओके, समरी समरी देख लो। पीएम मोदी का ये ट्रिप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक नई पहचान देने में मददगार साबित हुआ। नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुनिया के साथ रिलेशंस को मजबूती मिली है और इंडिया के ग्लोबल डिप्लोमेसी एफर्ट्स को प्रमोट किया गया है। ये विजिट इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बनाने की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब देखो, थर्ड न्यूज़ है, इंडिया ब्लेम्स डेवलप्ड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखो, इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने डेवलप्ड नेशंस पर क्लाइमेट क्राइसिस के लिए ब्लेम लगाया है। इंडिया का कहना है कि डेवलप्ड नेशंस ने फॉसिल फ्यूल्स का हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन किया है। ठीक है, कार्बन एमिशंस में अनईक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है, जो डेवलप्ड नेशंस का ज़्यादा है ऑब्वियसली, और क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब क्लाइमेट चेंज के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस और नॉन कंप्लायंस के लिए अकाउंटेबिलिटी असेस कर रहा है। ठीक है, इंडिया स्टैंड्स ऑन आईसीजे। ठीक है, देखो, डेवलप्ड नेशंस को हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइटेशन और कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया है। ठीक है, इंडिया ने ये भी कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को पूरा बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो, डेवलप्ड नेशंस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस किया है और सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लॉइटेशन भी किया है। ठीक है, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव लुथर एम रंगरेजी, ठीक है, ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, जिन्होंने पास्ट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग नेशंस ऑन इम्पैक्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, देखो, डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है जबकि उनका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में काफ़ी कम है। ठीक है, रिच कंट्रीज़ के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कैपेसिटी है क्लाइमेट इश्यूज़ को एड्रेस करने की, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास ये रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, डेवलप्ड नेशंस का क्रिटिसिज्म क्या है, देखो, फॉसिल फ्यूल हिपोक्रेसी। डेवलप्ड नेशंस ने फॉसिल फ्यूल्स का एक्सप्लॉइटेशन करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव किया है, लेकिन अब वही कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस को अपने रिसोर्सेस यूज करने से रोक रहे हैं। ठीक है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, खुद कर लिए हैं वो लोग पर हमें रोक रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस को रोक रहे हैं। फेलियर इन क्लाइमेट चेंज, 2009 में 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का एनुअल प्लेज दिया गया था। ठीक है, 2009 में 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का एनुअल प्लेज दिया गया था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, इंडिया ने COP29 क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को टू लिटिल टू डिस्टेंट, ठीक है, कहा, जो अर्जेंट क्लाइमेट नीड्स को एड्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, इंडिया ने अपने क्लाइमेट टारगेट्स को रीअफर्म किया है, लेकिन पॉपुलेशन पर ओवर बर्डनिंग से भी कॉशन किया। ठीक है, बर्डन भी नहीं किया है लोगों को, लेकिन टारगेट्स को रीअफर्म ज़रूर किया है। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज और रिसोर्स का यूज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक मेजर कंसर्न था जो इंडिया ने हाईलाइट किया।
फोर्थ इज ओके, फोरम सीक्स सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जू कुकी कम्युनिटीज। ठीक है, ITLF का फिर से डिमांड रेज हुआ है। ITLF है इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम। ठीक है, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने कुकी जू लोगों के लिए अलग प्रशासन की मांग फिर से उठाई है, मांग की है, जो कि संविधान के तहत हो। ठीक है, ये कंसर्न फिर से उठा है। और इसी के साथ लेट अस एंड दिस सेशन एंड वी विल मीट टुमारो। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन नहीं तो कमेंट पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।